हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आप आज का जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ का नाम है इंटरव्यू सीरीज़। इंटरव्यू प्रिपरेशन का जो भी होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इस सीरीज़ में थ्रू आउट द वीडियोज़ मैं आपको एक से एक बढ़कर जो भी आसान से स्टेप्स होते हैं, मैं वो सब कुछ आपको बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ये वीडियो बहुत ही इनोवेटिव होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे गुज़ारिश है कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन लेने से पहले मुझे आपको बताना है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, जो कि हम लोग इस सेक्शन में डूज़ एंड डोंट्स के हिसाब से कैटेगराइज़ करेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ पॉइंटर लेकर, ये देखिए। तो सबसे पहला डूज़ होता है कि आप किस टाइप का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मतलब कि वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, ये आपको पता होना मैंडेटरी है। उसके हिसाब से आप बाकी सब कुछ कर पाएँगे, ठीक है? कोई भी कैज़ुअल अप्रोच मत रखना, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा अपने अप्रोच पर, ताकि आप कैसे इंटरव्यू पे जा रहे हो, कैसे आप चल रहे हो, कैसे आप लोगों से बात कर रहे हो, वो उसमें कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कैज़ुअल और नर्वसनेस होने की कोई ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है नहीं कि उस इंटरव्यू में आपका क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या कैसा आउटकम होगा, कैसा आउटकम नहीं होगा। ये सब कुछ आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है? तो चलते हैं। और ज़्यादा ओवरथिंक करके भी आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो आपका दिमाग नर्वस हो जाएगा और जब इंटरव्यू के वक़्त आपको क्वेश्चन किया जाएगा, तब आप सही से जवाब नहीं दे पाएँगे। इससे इससे ये अच्छा होता है कि आप वो अपना दिमाग को शांत रखिएगा और मस्त से एन्जॉय कीजिए इंटरव्यू का जो प्रोसेस होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो सबके साथ ज़ूम मीटिंग में आना, गूगल मीटिंग में आना, कैसे हो रहा है वो प्रोसेस, वो एन्जॉय कीजिए। अगर ऑफलाइन है तो कि जिस ऑफ़िस में जाना होगा, उस ऑफ़िस में जाइए, दूसरे कैंडिडेट के साथ बात कीजिए, देखिए कैसा क्या सिचुएशन हो रहा है, वो सब कुछ आप देखिएगा, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पर जो होता है कि आप बहुत ही एंग्ज़ियस और मतलब कि क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या नहीं होने वाला है मेरे साथ ही खराब होगा, ये होगा, ये सब नेगेटिव चीज़ें मत सोचिएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि नेगेटिव चीज़ें मत सोचिएगा, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है? मैं यहाँ पर करके दे रहा हूँ और मैं बाकी का भी जो भी चीज़ें हैं, वो सब भी मैं एक-एक करके बता रहा हूँ, ठीक है? सॉरी थोड़ा-सा यहाँ पर टेक्निकल इश्यू हो गया था, कोई बात नहीं। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो आपको सही से पढ़ लेना होगा। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन ही आपको पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन में मदद करेगा। इसका यही कारण है कि आप कौन-सी जॉब के लिए जा रहे हैं, वो अगर पता ही नहीं है कि उस जॉब का क्या रूल्स होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्या आपको मिलेगा, क्या आपको नहीं मिलेगा। अगर ये सब आपको पता ही नहीं है, तो आप कभी भी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसमें कभी आप जवाब नहीं दे पाएँगे। ठीक है? अब चलते हैं असली प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू हो से पहले इंटरव्यू आप प्रिपरेशन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक एचआर का माइंडसेट कैसा होता है, कि एक एचआर किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है? तो एक एचआर को बिहेव करने से पहले बिहेव कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू का मेन मोटिव क्या है? क्यों इंटरव्यू लिया जाता है? देखिए बेसिकली इंटरव्यू लिया जाता है कि कोई भी पोज़ीशन जो कंपनी की तरफ से आया हो, वो स्पेशली उस पोज़ीशन के लिए वो लोग फ्यूचर एम्प्लॉइज़ ढूँढते हैं। अब फ्यूचर एम्प्लॉइज़ उस पोज़ीशन के लिए कैसे ढूँढते हैं? उस पोज़ीशन का जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, उसी रिक्वायर्ड स्किल सेट के बेसिस पर वो एक एम्प्लॉयी ढूँढता है जो कि सेम स्किल सेट उसके पास भी है। जब दोनों का स्किल सेट अलाइन होता है एक साथ, तभी एक प्रॉपर इंटरव्यू के लिए एक प्रॉपर कैंडिडेट को मिलता है और उसी मिलने का प्रोसीड्यूर को हम लोग यहाँ पर एचआर की भाषा में सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। उसी
प्रोसेस के उसी खोज में ही एक पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है और एक पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आगे मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या होता है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये सीरीज जो है, जो मैं बना रहा हूँ, वो सीरीज आप पूरा ए टू जेड देखिएगा। उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, कौन सी कंपनी में कैसे आपको जाना चाहिए, कैसे आपको नहीं जाना चाहिए, वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है आप सभी मन में कि एक एचआर कैसा सोचता है कि वो उसका मेंटल कैलकुलेशन क्या होता है जब वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है और एक कैंडिडेट से अप्रोच करता है। ठीक है, आपको एज अ कैंडिडेट ये शो करना होगा और उस एचआर को इम्प्रेस करना होगा। आपका रिज्यूमे तो है ही इम्प्रेस करने के लिए, बट रेज्यूमे से 10 गुना इम्प्रेस वो होगा जब आप उस रेज्यूमे के को आप खुद से मुंह से बोलेंगे और उसको ये दिलासा देंगे कि आपका जो स्किल सेट है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है और क्यों बना हुआ है, ये भी आपको वहां पर एक लॉजिकल रीजन के साथ आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ कॉन्फिडेंटली जस्टिफाई कर सकते हैं, तब एचआर जो है आप आपके ऊपर एक इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेने के बाद वो बाकी जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। ठीक, क्या आप इसी ये सब कुछ समझ सकते हैं? अगर नहीं समझ सकते, अगर इसमें कोई डाउट रहता है इस पोर्शन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप सब लोग कमेंट कीजिए, अपना डाउट मुझे पूछिए, मैं उसी वक्त आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इतना तक आप अ, अगर देख रहे हो तो आपको कोई भी डाउट होता है और कोई भी डाउट मन में आता है तो डाउट पूछिएगा। पूछिएगा तभी आप लोग सीख पाएंगे और जान पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब आता है कि आप एक एचआर को कन्विंस कैसे करेंगे। देखिए, एक एचआर को कन्विंस करने का एक तरीका हो सकता है कि आपको एक प्लान ऑफ एक्शन, आपके जो बोल रहे हैं उसके उस स्टेटमेंट के बाद आपको एक प्लान ऑफ एक्शन दिखाना पड़ेगा कि अगर वो एचआर आपको सिलेक्ट कर लेता है तो आप 6 महीने में क्या क्या उस प्रोसेस में जाकर क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपका जो स्किल सेट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में और उस प्रोसेस में कैसे और क्या क्या बेनिफिट ला सकता है। अगर आप कुछ ये सब कुछ बोलने में सफल होते हैं, तब एचआर को लगेगा कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो सच में सीरियस है इंटरव्यू के लिए और वो अपने काम में कॉन्फिडेंट है। वो हमारे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जानता है कि क्या क्या हो सकता है, और हम थोड़े टाइम के लिए अगर उसको ट्रेन करेंगे तो वो कैंडिडेट अच्छा एक एम्प्लॉय बन सकता है, एक अच्छा एम्प्लॉय इन द फ्यूचर बन सकता है। अगर आपने एचआर को ये दिलासा दे दिया तो आप समझ जाइएगा कि ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यही एचआर हर इंटरव्यू में, दुनिया में किसी भी इंटरव्यू हो, यही चीज एक एचआर एक कैंडिडेट से देखता है कि ये कैंडिडेट क्या मुझे इस तरीके से कन्विंस करके मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा कि मैं जो जिस तरीके का स्किल सेट, जिस तरीके का एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ, क्या यही कैंडिडेट मुझे ऐसे कन्विंस करके सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर आपने ये पूरा चीज, ये जो प्लान ऑफ एक्शन है, ये अगर आपने सही से बोल दिया तो आप यकीन मानिए 80% आपका सिलेक्शन रेट वहीं सक्सेसफुल हो जाएगा। आप 80% कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, मैं इंटरव्यू क्रैक करने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कैसे आप ये जो प्लान ऑफ एक्शन है वो एक्चुअली में क्या है और आपको कैसे करना चाहिए। देखिए, प्लान ऑफ एक्शन ये होता है कि जो जो आप काम करेंगे वो एक स्किल सेट है। ठीक है, वो आपको ये बताएगा कि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप 6 महीने में अपने कंट्रीब्यूशन में और अपना जो स्किल सेट है, आप वो उस कंट्रीब्यूशन में आप कैसे वो स्किल सेट यूज कर सकते हैं और कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोडक्टिविटी लेवल दिखा सकते हैं
और कैसे उस कंपनी को आप प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है? मेन यही मेन यही चीज़ होता है कि आपको प्रॉफिट देना होता है। अगर आपने ये सब कुछ ध्यान में रखकर सब कुछ बताया हुआ है, तो आप ज़रूर ये चीज़ क्रैक कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि आपका ये जो कन्वर्सेशन है, देखिए इंटरव्यू एक चेस की गेम की तरह है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये मैं 100% यही करूँगा तो ये मेरे साथ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी इंटरव्यू में किसी भी चीज़ में कोई भी गारंटी कोई नहीं दे सकता। देखिए, मैं यहाँ पर मार्क भी कर चुका हूँ कि इंटरव्यू एक गेम ऑफ चेस है। जैसे चेस में हर एक दाँव के आगे दूसरे दाँव का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक वैसे ही एक इंटरव्यू में आप जो आंसर बोल रहे हैं और वो कैसे बोल रहे हो उसके हिसाब से एक एचआर जो है अपना क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वो फेंकता है आपके ऊपर एज़ अ ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये मान लीजिए कि एचआर देखना चाहता है कि आप कितने अच्छे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, कैसे अ, चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। यही मेन एक एचआर का काम होता है। थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको ऐसे चीज़ों से सेगमेंट करेंगे और ऐसे चीज़ों से बताएँगे कि आपको कैसे एनालाइज़ करना है, कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको डिप्लोमैटिक तरीके से जवाब देना होगा और सही और लॉजिकल मैट्रिक्स यानी कितने परसेंटेज से आप कुछ रेट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, टीम को कैसे कितने परसेंट मेंबर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब कुछ होता है मैट्रिक्स। तो आपको ये मैट्रिक्स और ये जो परसेंटेज है आपको लॉजिकली बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 100% कभी भी मत बोलना। कोई भी इंसान कोई भी काम 100% एक्यूरेसी से नहीं कर सकता। ये एक रोबोट ही कर सकता है, कोई किसी इंसान के बस में है ही नहीं वो चीज़, ठीक है? आपको ये ध्यान में रखकर जो भी मैट्रिक्स है वो सब कुछ ध्यान में रखकर कॉन्फिडेंटली आपको डिप्लोमैटिक कन्वर्सेशन करके जो एचआर का जो चीज़ें हैं पूरा इंटरव्यू अपने कंट्रोल में लेना है। य ये ध्यान में रखिए, इंटरव्यू अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कुछ जगह में फँस सकते हैं इंटरव्यू में, तब आपका रिजेक्शन होना उस समय में थोड़ा-सा पॉइंट आ सकता है। तो मैं इसीलिए आपको ऑन द सेफ साइड करने के लिए यही बताना चाहूँगा कि आप पहले से ही इंटरव्यू को अपने हिसाब से कंट्रोल कीजिए। और कंट्रोल कैसे करेंगे? आप जैसे कम्युनिकेट करेंगे एचआर को, जिस तरीके से डिप्लोमैटिक वे से आप कम्युनिकेट करेंगे, उसी तरीके के बिहाफ में एचआर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। एचआर कभी भी अ, उल्टा-सीधा चीज़ें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर आपने कुछ उल्टा चीज़ें बोल दिया है जो आपके रिज़्यूमे में और जो आपके स्किल सेट में मैच नहीं करता, तो आप वहाँ पर फँस सकते हैं। इसलिए जो भी आप बोलेंगे, वो आप सोच समझ कर बोलिएगा और ये प्रैक्टिस के साथ होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ होता है। तो धीरे-धीरे आप करिएगा, तो आपके साथ भी ये ऑटोमैटिकली आप समझ पाएँगे कि कौन से जवाब के बाद कौन-सा चीज़ आपको कैसे बोलना है और कितना लिमिट तक बोलना है, ये सबसे ज़रूरी है। आप इंटरव्यू के वक़्त आपको अपना हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोलना है कि आपने अपने इतना सब कुछ किया है, वो सब कुछ किया, इतना लंबा-चौड़ा करके बोलना की ज़रूरत है नहीं। जितना बोलेंगे वो एक कंसाइज़ लिमिट पर ही बोलिएगा। एक सटीक टाइम तक अपने दिमाग में सेट कीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर आंसर को इस तरीके से बोलूँगा और इसका टाइम मैं 1 मिनट के अंदर ही बोलूँगा। अगर आप ऐसे करते हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एचआर को समझ में आ जाएगा कि ये बंदा एकदम सटीक चीज़ें सटीक टाइम पे सही तरीके से डिस्क्राइब करके लोगों से पहुँचा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडिडेट है, इसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये क्लाइंट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है और ये चीज़ें हर एक ऑर्गनाइज़ेशन में बहुत ही वैल्यू देता है। ठीक है? मैं यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ें लिख दिया हूँ। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज़ करके ये जो
लिखा हुआ है वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहे होंगे। ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन करते कैसे है और ये होता क्या है? देखिए, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बेसिकली वो तरह का कम्युनिकेशन होता है जहां पर आप और एचआर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होता है। मतलब कि किसी का भी एंड में कोई भी हारने का कोई जरूरत है ही नहीं। इसका ये मतलब है कि आप अपने एंड से सेटिस्फाई हो रहे हो और एचआर जो है वो अपने एंड से सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम लोग एचआर के टर्म में बोलते हैं कि विन विन सिचुएशन, जिसमें कि आपको अपना स्किल सेट बोलना है और कहाँ से है, किस प्रकार से है वो बोलना है और कितना साल का एक्सपीरियंस के साथ आपने वो स्किल सेट गेन किया है वो आपको बोलना है। ठीक है। और इसका यही फायदा हुआ कि आपका जो आंसर होगा उसका काउंटर अटैक जो है वो एचआर नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसे विन विन सिचुएशन में कर दिया तो एचआर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उस क्वेश्चन को छोड़कर उसमें कोई काउंटर अटैक ना करने का। अगर आपने ऐसा जवाब नहीं दिया तो वो एचआर आपके ऊपर काउंटर अटैक क्वेश्चंस करेगा जिसमें आप लोग फंस सकते हैं। यही चीज मैक्सिमम जो फ्रेशर्स है वो नहीं समझते। वो डायरेक्टली बोल देते हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से बोल नहीं पाते, इसीलिए वो इंटरव्यू के एंड मौके पर जाकर भी इंटरव्यू अच्छा देने के बाद भी वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उन लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली अपना जो सेंटेंस है वो कैसे फ्रेम करे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मैं कैसे अपने सेंटेंस को फ्रेम किया हूँ। देखिए और पढ़िए और सुनिए। This is a perfect opportunity for me due to my strategic planning ability, which I earned through my past experience in human resource planning for जो भी कंपनी का नाम होगा उस कंपनी का नाम और जितने साल का कंपनी का एक्सपीरियंस है वो भी एक्सपीरियंस डाल दीजिए। अगर आप ऐसे तरीके से बोलेंगे तो एचआर के पास पूरा क्लियर पिक्चर रहेगा कि आप उस स्किल सेट कैसे अर्न किए हो, उस स्किल सेट का एक्सपर्टी लेवल क्या है। मतलब कि आप वो यूं ही फेंक फेंक नहीं रहे हो और यानी कि आप कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हो एचआर को, क्योंकि आप ये कनेक्ट कर रहे हो कि मेरा ये स्किल सेट जो है ये इस कंपनी में जब मैं काम करता था तो इस पर्टिकुलर कंपनी में मैंने ये स्किल सेट गेन किया है और मैं इसी स्किल सेट को आगे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करूंगा। तो यही हुआ है ये चीज। ठीक है। अगर आपने ऐसे सेंटेंस फ्रेम किया हो तो इसके बदले में कोई भी दुनिया का कोई भी एचआर आपको काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास काउंटर करने के लिए कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब मान लीजिए कि एक एचआर बोलते हैं कि आपका कंपनी के बारे में बताओ, तब आप सिंपल वो काउंटर तो नहीं है, वो एक क्वेश्चन हो गया है, उसका एक डाउट हो गया। तब आपने आपका जो एक्स कंपनी है उसके बारे में थोड़ा बोलना होगा। दोबारा से बोलिएगा कि मेरा मेरा ये जो कंपनी है मैं इसमें ये पर्टिकुलर सेट्स ऑफ काम करता था, उसके वजह से मुझे ये पर्टिकुलर सेट्स ऑफ स्किल्स डेवलप करने का मौका मिला है और मैं इसी स्किल्स को और डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में मैं आया हूँ और मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस है मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसे बोला तो कोई भी एचआर, दुनिया का कोई भी एचआर आपसे डाउट नहीं करेगा, क्योंकि डाउट करने के लिए कुछ वजह है ही नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखने स्टार्ट कीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। भले कुछ कुछ चीजें आप गलत भी बोल देंगे, वो मायने नहीं रखता। इंटरव्यू एक एचआर को भी पता है कि एक फ्रेशर जो है वो कभी भी जो है एक ही बार में सब कुछ सही नहीं बता सकता। बट अगर आप अपने मन में ये मानकर चलिए कि मैं ही जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जो एचआर को महसूस होगा और उसी कॉन्फिडेंस के आगे आगे जाकर आपका जो इंटरव्यू है वो सिलेक्शन करने के लिए भी मदद करेगा। और ये जो है यही कॉन्फिडेंस अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के ऊपर लगाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे मैनेजर और सीनियर मैनेजर जो होंगे वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे।
ये भरोसा ऐसे ही जताते हैं। अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तो बाकी लोग भी आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जो भी आप काम कर रहे हो उसके उस काम से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए कि क्या है वो काम। बिना जाने, बिना कुछ किए वो कोई भी आप काम कर रहे हैं, वो मत कीजिए। जो भी काम है, वो आप कीजिए, पर उससे पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए वो काम है क्या, क्या नहीं है, वो सब कुछ रिसर्च करने के बाद आप वो काम कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब आप वो काम कर रहे हैं तब आपको पता होगा कि मैं ये काम क्या कर रहा हूँ और ये काम के करने का क्या नतीजा हो सकता, ये मुझे अच्छे से पता होगा, ठीक है? दूसरा है, आप कसरत कीजिए कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका दिमाग में डेवलपमेंट होगा, ब्रेन सेल्स डेवलप करेंगे जो कि एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव थिंकिंग में मदद करेगा। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपका ब्रेन उस समय मदद करेगा। अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कुछ भी नहीं खेलते, तो मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस बनने के लिए आप आउटडोर स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलिए। स्पोर्ट्स जितना आप खेलेंगे, उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा और आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों का जवाब देने बहुत ही आसानी से आप दे पाएँगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का सिस्टम है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन डेवलप होता है और इसी तरीके से भी आगे भी डेवलप होता रहेगा। और आपको अल्टरनेटिव डिटेल्स देखिए, आपको छोटे-छोटे डिटेल्स पर ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हो, जहाँ पर कहीं पर गए हो, तो आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करते हो दूसरे के सामने, क्या बोल रहे हो, कैसा जूते पहने हो, कैसा कपड़ा पहने हो, ये सब कुछ ध्यान रखना होगा। इसका यही मतलब है कि आप खुद के ऊपर ध्यान रखें। जब आप खुद के ऊपर ध्यान रखेंगे और छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका यही कारण है क्योंकि आपको पता है कि आप में क्या है और आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कोई भी जगह जाने से पहले, और आपको ये भी पता होगा कि आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं दूसरे लोगों के सामने। अगर आप दूसरे लोगों के सामने डरपोक की तरह प्रेज़ेंट करेंगे, तो दूसरे लोग आपको डरपोक ही समझेंगे। अगर आप दूसरे लोगों के सामने एकदम रूड जैसा प्रेज़ेंट करेंगे, भले ही आप रूड ना हो, तब भी जो बाकी लोग हैं, वो आपको रूड समझेंगे। इसलिए आपको ये समझ में रखना होगा कि आप कैसे दूसरे लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं। ये प्रेज़ेंटेशन जो होता है, वो एक एचआर के सामने भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एचआर के सामने रूडली बिहेव करेंगे, तो कतई आपका इंटरव्यू सिलेक्शन में कोई भी चांस नहीं होगा। अगर आप एचआर के सामने ओवर स्मार्टेड अ, ऐसा तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं, तब भी नहीं होगा। तो आप जैसे हैं, वैसे ही खुद को प्रेज़ेंट कीजिएगा एचआर के सामने। जैसे नॉर्मल आप घर में प्रेज़ेंट करते हैं खुद को, वैसे ही प्रेज़ेंट कीजिएगा, बट हाँ, एक प्रोफ़ेशनल वे में आप खुद को प्रेज़ेंट कीजिएगा, तभी आप एक एचआर के इंटरव्यू में आपको एक एचआर देखकर इम्प्रेस होगा, ठीक है? तो चलिए, अब आते हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। देखिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए आपको सालों-साल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये 1 रात, 2 रात का बात होता ही नहीं है। आपको 1 महीने, 2 महीने में भी सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हालाँकि मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप किया है और क्या-क्या करता हूँ, मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप मेरे साथ अभी भी हैं तो बने रहिएगा, मैं आपको ये सब कुछ सीक्रेट, मेरा खुद का जो सीक्रेट्स है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको अपने जो इंग्लिश ने चैनल्स है, लाइक अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, इसमें आपको इंग्लिश जो फ़िल्म्स आते हैं, इंग्लिश जो मूवीज़ आते हैं, वो आपको देखना होगा, बट सबटाइटल छोड़कर। जो नीचे इंग्लिश जो सबटाइटल आते हैं, उसको ऑफ करके आपको इंग्लिश जो फ़िल्म है, वो देखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके कान और दिमाग में अमेरिकन का जो इंग्लिश एक्सेंट होता है, वो आपके दिमाग में बैठ बैठ जाएगा। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ हफ्तों के बाद वो एक्सेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तब आप समझ पाएँगे कि वो लोग इंग्लिश में एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, बिना इंग्लिश का कोई सबटाइटल देखे हुए।
ठीक है? जब आप ये समझ जाएँगे, तब आपको दूसरे जो इंटरव्यू में या फिर क्लाइंट के सामने जो क्लाइंट होता है, कभी-कभार इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, वो आप जो बोल रहे हैं, वो आपको समझने में आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा क्योंकि आप उस एक्सेंट से ऑलरेडी वाकिफ़ हो जाएँगे, ठीक है? ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कुछ और तरीका हो नहीं सकता एक्सेंट सीखने में। इंग्लिश का जो अमेरिकन एक्सेंट या फिर ब्रिटिश एक्सेंट सीखने में इससे अच्छा तरीका दुनिया में कोई भी तरीका हो नहीं सकता, इससे अच्छा, ठीक है? अब चलते हैं बुक की तरफ। अगर आप फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन बुक से आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक ऑफ वर्ड मिलेगा। आपको स्टोरी टेलिंग का मतलब समझ में आएगा। आप जब कुछ अपने कंपनी में जाने के बाद कोई भी अपने दोस्त के साथ कोई भी मीटिंग में आपको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं जो आपके जो ऑडियंस है उनको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट नॉन फिक्शन बुक्स में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उसमें साइंस और लॉजिक का कुछ होता नहीं है। बट फिक्शन में आपको लॉजिक मिलेगा और आपको फिक्शन में ज़्यादा स्टॉक ऑफ वर्ड मिलता है कंपेयर टू नॉन फिक्शन बुक्स। तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। थर्ड पॉइंट होता है कि आपको मिरर प्रैक्टिस करना होगा। मिरर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आप एक किताब लीजिए, एक आईना के सामने खड़ा हो जाइएगा और जो किताब का जो पन्ना है वो आप पढ़िएगा और आईने में खुद को देखिएगा। पढ़ने के बाद देखिएगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और उसको उसका जो रीडिंग स्टाइल है, वो आपका कैसा जा रहा है। कुछ दिन आप 1-2 दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, 5-6 दिन के बाद आपको खुद पर समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसे फुल स्टॉप है तो मुझे इस सेंटेंस में ऐसे रोकना होगा अपने स्पीच को। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, मिरर के सामने बातें बोलना प्रैक्टिस करना होगा। जब आप मिरर के सामने बातें बोलना प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग आपका ही बोलना एक रिकॉर्डिंग की तरह कैप्चर करेगा और वो खुद आपका दिमाग खुद ही एनालाइज़ करके आपको बोलेगा कि आपका जो बोलना है वो कितना अच्छा हुआ है और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपका दिमाग ही आपको बता देगा। ये अलग से किसी को बताने की कोई ज़रूरत होता नहीं है। अगर आप ये मिरर स्पीकिंग प्रैक्टिस जो होता है, आप वो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते अगर करते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे बोलना है एक असली इंसान के सामने। अब जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं अब अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि आप खुद के साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अब चौथा और लास्ट जो पॉइंट होता है, वो है कि आपको इंग्लिश जो है वो आपके घर के आस-पास जितने भी लोगों हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपके घर के सदस्य के साथ ही आप एक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें रियल इंसान भी है बट उसमें आपको कोई जज नहीं करेगा। उल्टा आपके घर के जो परिवार के लोग हैं, वो आपको गलतियाँ सुधार देंगे। एचआर की तरह नहीं होगा कि या फिर मैनेजर की तरह नहीं होगा कि एकदम से जज करने लगेंगे। वो सब नहीं होगा, ठीक है? और जो लास्ट जो पॉइंट है, वो है कि आपको अगर हो सके तो आप कस्टमर सर्विस में 6 महीना बिता लीजिए। कस्टमर सर्विस में अगर आप 6 महीना बिताते हैं, तो आपको सिर्फ़ 6 महीने उसके बाद उसके ज़्यादा नहीं, मैं बार-बार बोल जा रहा हूँ सिर्फ़ 6 महीना 6 महीने के बाद आप आराम से कस्टमर सर्विस जॉब को जो है वो छोड़ सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि कस्टमर सर्विस में वैसे भी ज़्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल करके अगर आप करेंगे तो उसमें कुछ फ्यूचर है नहीं क्योंकि आप वो कम्युनिकेशन ही आप सीख पाएँगे उससे आगे और कुछ कस्टमर सर्विस में होता नहीं है और आप कुछ सीख भी नहीं पाएँगे, ठीक है? ये एकदम सही बात है। अब जब आप कस्टमर सर्विस में होंगे, तब आप देखेंगे कि आप कैसे प्रोफ़ेशनली कम्युनिकेट करते हैं, कैसे प्रोफ़ेशनली क्लाइंट के साथ डील करना होता है, कैसे प्रोफ़ेशनली आप एचआर के साथ बात करना होता है, कैसे प्रोफ़ेशनली आपको स्टेक होल्डर के साथ बात करना होता है। रेगुलरली ज़रूरत के
हिसाब से वो होता है मंथली या फिर 2 महीने में एक बार स्टेक होल्डर मीटिंग होता है, एक बार मैनेजर लेवल मीटिंग होता है, तो ये सब रहता ही है एक कस्टमर सर्विस कंपनी में, ठीक है? जब आपको ये सब करने के बाद एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप यकीन मानिए आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है, आप पीछे मुड़कर देखिएगा आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो कितना इम्प्रूव कर चुका है। अगर आप ये डेली करेंगे और ये स्टेप पूरा फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से बता सकता हूँ कि आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और जो इंटरव्यू सीरीज पार्ट 2 है, जो मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ, वो भी आप देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब वीडियोस आप देखिए ताकि आप सीख पाएंगे और आप बहुत ही अच्छे और आसानी से सीख पाएंगे कि आपको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। ठीक है? इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। चलिए, बाय बाय।